सो जेई मेंस को यार लगभग 4 महीने रह गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट होने में। तो आज यार डिटेल में बात करेंगे कि इन 4 महीने की जर्नी में आप कैसे अपना मैक्सिमम दे सकते हो, कैसे अपना जितना आपका पोटेंशियल है उससे ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। मैक्सिमम स्कोर के लिए आज यार डिटेल में बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं यार कि वीडियो छोटी बनाऊं, क्योंकि जितनी छोटी वीडियो बनेगी उतनी ज्यादा वायरल होगी, क्योंकि छोटी वीडियो ही ज्यादा देखना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यार जितनी छोटी वीडियो होती है उतनी ही नॉलेज उसमें कम होती है, इसलिए मैं व्यूज के अकॉर्डिंग नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर एक भी बच्चा देख रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि यार टाइम खराब हुआ, 20 सेकंड भी उसके खराब ना हो। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे जितनी मैक्सिमम डाउट है, मैक्सिमम क्वेरीज हैं, जितनी जो भी आपने आज तक मेरे से पूछी है उस सब चीजों को मैं सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा और एक आपको बेस्ट पाथ देने की कोशिश करूंगा इन 4 महीने की जर्नी में। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जेई की स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चीज बताने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आईआईटी से नीचे का तो सोचना ही नहीं है। किससे? आईआईटी से नीचे का तो सोचना ही नहीं है। अभी कॉम्प्रोमाइज ना करना कि एनआईटी मिल जाए, ट्रिपल आईआईटी मिल जाए, जीएफटीआई मिल जाए तब भी चल जाएगा। आईआईटी से नीचे तो सोचेंगे ही नहीं। आईआईटी में भी सीएस ब्रांच तक सोचेंगे अगर आपका प्रेफरेंस प्लेसमेंट के ओरिएंटेड होगा, तो आईआईटी से नीचे नहीं सोचेंगे प्लीज। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, टॉप आईआईटी के अलावा तो अभी कोई टारगेट ही नहीं रखेंगे। अभी कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम नहीं आया कि एनआईटी ले लेते हैं, ट्रिपल आईआईटी मिल जाए तब भी चलेगा। अभी इतना खराब टाइम नहीं आया है, कॉम्प्रोमाइज करने का भी टाइम नहीं है। अभी हमारे पास सफिशिएंट इतना टाइम है कि अगर हम जीरो से भी स्टार्ट करें तो एक आईआईटी ले सकते हैं। क्लियर है? तो आईआईटी के बारे में नहीं मतलब आईआईटी से नीचे नहीं सोचेंगे अभी। क्लियर है? और दूसरी बात, अपने फैमिली के सैक्रिफाइसेस को याद रखना यार। आपके फादर के, आपके मम्मी के, आपके पापा के सैक्रिफाइसेस जो आपसे वो छुपाते हैं, आपसे यार हमेशा वो छुपाएंगे अपने सैक्रिफाइसेस। और आप जब आप उनके सामने होंगे वो स्माइल करके दिखाएंगे यार, एज नॉर्मल बिहेव ही करेंगे, लेकिन जब आप जाते होगे कहीं और तब वो टेंशन में ही होते हैं हर चीज में। तो प्लीज उनके सैक्रिफाइसेस को ना जाने देना यार, अपना मैक्सिमम देना कि जो उन्होंने दिया है उतना तो आप वापस नहीं कर पाओगे कभी, इतनी हमारी औकात ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना करें। इस टाइम यार ऐसा होता है, एज ऐसी है हमारी कि हम फैमिली को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, मतलब देते हैं लेकिन उतना जताते नहीं है, फैमिली को उतना शो नहीं कराते कि हम उनकी रिस्पेक्ट उतनी कर रहे हैं, इतना शो नहीं करते हम, है ना। लेकिन यार जब वही फैमिली एक टाइम ऐसा आता है जो हमेशा के लिए दूर हो जाती है, तब पता लगता है कि फैमिली क्या चीज होती है। तो फैमिली के लिए अभी अपना मैक्सिमम देना है, आपको किसी के लिए नहीं करना है। सबसे पहले अपने फैमिली के लिए, उसके बाद अपने देश के लिए, उसके बाद अगर कुछ बचता है, अगर आपके पास टाइम बचता है तब अपने लिए। ठीक है, लास्ट में अपने लिए सोचेंगे, उसके बाद उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फैमिली पे यार पहले पूरा फोकस रखना, फैमिली का जो एम है उसको टूटने ना देना। फैमिली ये सोच रही हो कि आप लेक्चर देख रहे हो और अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो यार संभल जाओ, नहीं तो बाद में बहुत दुख होगा यार। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं यार, मेन बात करते हैं अपनी आज की वीडियो पे। पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक कुछ चीजें हैं जो कि आपके माइंड में डालना जरूरी है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद 3 ब्लॉक के बारे में भी बताऊंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहली बात, जेई। एक क्वेश्चन मेरी आपको हर एक स्ट्रैटेजी वीडियो में दिखेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन पता है, अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी हुई है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं इसमें, क्योंकि सेम ही चीज बोलने वाला हूं जो मैं हमेशा स्ट्रैटेजी वीडियो में बोलता हूं। एक क्वेश्चन कभी भी मेरी किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो से मिस नहीं होगा, ये हमेशा होगा अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूं। व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ जेई? 4 महीने रह गए हैं लेकिन तब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ जेई? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जेई एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, कि हमें अगर कंसेप्ट आते हुए तो जेई हमारा क्रैक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाफ डेफिनेशन है, आधी डेफिनेशन है, आधी अधूरी है। आप खुद से सोचो, आप जब 11th 12th क्लास में होते हैं, जब हम 12th क्लास में होते हैं तो हर एक क्लास में, जब हम बोर्ड की क्लास में होते हैं तो हर एक क्लास में लगभग 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, 96-97% तो इजिली स्कोर कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हर एक क्लास से, हर एक 12th की क्लास से 2-3 बच्चे आईआईटी क्रैक करते हैं? ऐसा होता है।
बहुत ही मुश्किल से शायद कोई एक बच्चा किसी एक स्कूल में से आईआईटी एनआईटी क्रैक करता है। ऐसा क्यों होता है? उनके तो कंसेप्ट अच्छे हैं, 96 97% लेके आ रहे हैं, तो पूरी क्रैमिंग नहीं हो सकती यार, इतना रट्टा नहीं मार सकते, कुछ समझा भी होता है, ठीक है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कंसेप्ट वाला एग्जाम नहीं है जेई। जेई क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का एग्जाम है। किसका? एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट का। जस्ट एग्जांपल लो, अगर फील नहीं आया तो समझो। क्या बताऊं, जैसे काइनामेटिक्स आपने देखा होगा, काइनामेटिक्स के बारे में कुछ तो पता होगा, यही अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन पता तो होगा। काइनामेटिक्स एक चैप्टर है। काइनामेटिक्स में जैसे मान लो हम रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है कि जैसे मैं चल रहा हूं, कोई दूसरा आदमी चल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरी क्या वेलोसिटी होगी, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये चलो ये सिंपल चीज आपको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी का आपको कंसेप्ट आता है, लेकिन आपको रेनमैन प्रॉब्लम सोल्व करनी नहीं आती, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन है। तो तब जेई कैसे क्रैक होगा, समझ रहे हो? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आना और रेनमैन प्रॉब्लम को सोल्व करना दोनों अपने आप में एक अलग चीज है। इधर है कंसेप्ट, इधर है उसकी एप्लीकेशन। मेन क्या है? जेई इज ए नॉट ए कंसेप्चुअल एग्जाम, कि अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है तब काम नहीं होगा, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए रेनमैन प्रॉब्लम में। बात को समझे? इसलिए सबसे मेन बात समझो इसको कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, थ्योरी, अपना मेजर ऑफ टाइम थ्योरी को ही देते हैं कि अगर 4 दिन में हमें एक चैप्टर खत्म करना हुआ तो हम तीन दिन तो लगभग उसमें थ्योरी में दे देते हैं, 1 दिन क्वेश्चन को देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है। बाद में यही एक रीजन बनता है कि भैया बाद में से यही क्वेश्चन बाद में पूछा जाता है कि भैया मैंने मेहनत भी की, टाइम भी दिया, रोज 8-10 घंटे स्टडी भी की, तब भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए? तो यही रीजन है, क्योंकि आपने जेई की डेफिनेशन नहीं समझी। आपने मेहनत तो की, नो डाउट, टाइम भी दिया, नो डाउट, लेकिन गलत तरीके से दिया। आपने थ्योरी में ज्यादा टाइम दिया, क्वेश्चन को दिया नहीं। नो डाउट थ्योरी करना जरूरी है, जब तभी क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन सबसे मेन है। आप क्वेश्चन करने से डरते हो तो इसको समझ जाना, क्वेश्चन के अमाउंट को इंक्रीज करो, रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरे टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, यही रीजन है, इसको आप इंप्रूव कर दो। अपने क्वेश्चन का अमाउंट इंक्रीज करो, तो ना आपके मार्क्स इंक्रीज हुए तो मेरा नाम बदल देना, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो ये बात को दिमाग में रखना कि क्वेश्चन इज ए मस्ट। क्वेश्चन बहुत करने हैं, जितने मैक्सिमम कर सकते हो उतने क्वेश्चन करना, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आना मेन नहीं है, कंसेप्ट की एप्लीकेशन आना मेन है। और एप्लीकेशन कैसे सीखोगे? जब क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो जेई की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। ठीक है, आगे बात करें यार सेकंड पॉइंट की, कि मेंस पे फोकस रखें कि एडवांस पे। इस टाइम में भी क्वेश्चन आता है अपने माइंड में कि भैया मेंस पे फोकस रखें कि एडवांस पे। तो यार मेरे अकॉर्डिंग, तो मे भी आपके अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो अभी आप यार जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरा फोकस रखो, पूरा फोकस जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे रखो। जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में यार 99 परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर गए तो उसके बाद आपके पास 4 से 5 महीने होंगे जेई एडवांस के लिए, और उस 4 से 5 महीने आप पूरे जेई एडवांस को देख सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट भी जेई पे फोकस नहीं करोगे, अगर आपके 99 परसेंटाइल आ गए तो जरूरत ही नहीं है अब, उसके बाद प्योरली जेई एडवांस पे फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को लेके चलोगे तो मे भी पॉसिबल है कि आपका जेई मेंस में उतना स्कोर ना हो, ठीक है, फिर आपको जेई मेंस का आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, फिर जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, फिर एडवांस को लगभग 1 महीना आपके पास बचेगा, फिर प्योरली टाइम एडवांस को इतना नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप तब भी चाहते हो तो आपके अगर टेस्ट में, अगर आप जो कोचिंग में या कहीं भी टेस्ट देते हो, तो अगर आपके 180 मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं, 300 में से 180 प्लस आ रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने दिन का 70% टाइम मेंस को दे दो, 30% टाइम एडवांस को दे दो। वो भी आपकी चॉइस है। मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप मेंस जनवरी को ही फोकस रखो, मेंस में एक बार 99 परसेंटाइल स्कोर कर लो, उसके बाद हमारे पास 4-5 महीने रहेंगे जो हम पूरा जेई एडवांस को दे पाएंगे। क्लियर है? लेकिन आप चाहो तो आपको अगर ये सही लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपके 180 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या 170 प्लस आ रहे हैं तो आप साथ साथ में जेई एडवांस को भी कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आगे बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन कि अब ऑफलाइन सेंटर्स खुलने लग गए हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भैया क्या मैं ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूं कि मैं ऑनलाइन ही रहने दूं। तो देखो यार, मैं आपको बताऊं तो ऑफलाइन की बात अलग होती है, ठीक है, ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन से टक्कर नहीं ले पाएगा। मैं खुद ऑनलाइन में हूं लेकिन ये बात मैं कह सकता हूं यार, ठीक है, रियलिटी जो है वो तो है।
ऑफलाइन में नो डाउट, ऑनलाइन में बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे। ऑफलाइन में कभी कभी हो जाता है कि टीचर अच्छा कोई नहीं मिला, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन यार ऑफलाइन में मजे ये देखो, जैसे आप एक फिल्म देखते हो, ठीक है, आपने किसी सुपरस्टार को या स्टार को देखा स्क्रीन पे, उसकी बात अलग है, लेकिन आप उसी को लाइव मिलो तो बात अलग है, ठीक है ना, बात अलग हो जाती है ना यार फिर तो इसी तरह सेम है। अगर ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना। मेजर बात है यार, ऑफलाइन ज्वाइन उनको मेनली करना चाहिए जो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं बार बार, कि कुछ देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चला रहे हैं। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो तो आपके लिए ऑफलाइन बेटर है यार। अगर आप ऑफलाइन को तब भी अफोर्ड, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते फिर तो कोई भी मैटर नहीं है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन बराबर ही है। फिर ऑफलाइन का बस मेन फर्क क्या है, ऑफलाइन क्यों ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ऑनलाइन, इसीलिए है क्योंकि इधर आके थोड़ी डिस्ट्रैक्शन कम होती है, क्योंकि हम अपने आप आमने सामने बच्चों को देखते हैं कि ये स्टडी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो हल्का सा गिल्ट फील होता है अगर हम कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो अपने आप उसको रीगेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर हमें कोई फील नहीं होता, इधर हम कभी किसी स्टूडेंट से मिलते ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि बस वीडियो चल रही है हम देख रहे हैं, तो बस इधर एक प्रॉब्लम है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो नो डाउट कोई भी आप ऑनलाइन भी कर लो ऑफलाइन भी कर लो, आपके लिए बराबर है, दोनों में ही सही है आपके लिए। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो ऑफलाइन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑफलाइन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन, या देखो ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा होती है, ऑफलाइन में फीस ज्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि लाइव बात अलग होती है, ठीक है, वीडियो में बात अलग होती है। ऑफलाइन में फीस अगर इधर आपकी 5-6 हजार रुपए में या 10 हजार रुपए में हो रही है तो इधर 1 लाख तक भी पहुंच जाएगा। सिर्फ फीस की बात कर रहा हूं, मैथ्स हॉस्टल का तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कम से कम 10 गुना 20 गुना तक आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इतना पेड नहीं कर सकते, मतलब इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कभी भी वो नहीं फील करना है, ठीक है ना। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेन डिफरेंस क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेन डिफरेंस क्या है कि डिस्ट्रैक्शन का फर्क है बस। इधर डिस्ट्रैक्शन कम होती है रिलेटिवली, इधर ज्यादा होती है। तो आप अगर इसको नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर लाखों रुपए आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते अपनी फीस में, तो आप यार कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको रोज एक कोई IITian कोई NITian या कोई एक अच्छा मेंटर, जरूरी नहीं है कि IITian NITian होगा तभी वो कुछ आपको अच्छा मेंटर कर पाएगा, सब कर सकते हैं, जिस पे पोटेंशियल है वो कर लेगा, उनको ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। आप चाहो तो मेरा भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 200 रुपीज तक पर मंथ अफोर्ड कर सकते हो, 200 रुपए पर मंथ अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने गूगल फॉर्म में आपको फीचर्स भी बताए हुए हैं, तो उधर आप देख लेना, अगर आपको सही लगे तो आप ज्वाइन कर लेना। अगर आप ऑनलाइन ही हो, अगर आप ऑनलाइन ही स्टडी करना चाहते हो, ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, तब आप मेंटरशिप प्रोग्राम कोई ज्वाइन कर लेना, जो आपको रेगुलर रोज आपसे पूछे, हाँ भाई आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या करने वाला है, रोज आपकी खबर लेता रहे। तब आपके अंदर रहेगा कि हाँ डिस्ट्रैक्शन दूर रहेगी, क्योंकि कोई पूछने वाला है, रोज कोई पूछेगा, कि रोज कोई भैया आगे पूछेंगे कि आज कुछ किया कि नहीं किया, नहीं किया तो डांटेंगे। तो ऐसा इसलिए अगर आप ये कर सकते हो तो ये कर लो, ठीक है, या तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तब, और जो कि मेजर ऑफ लोग होते भी हैं। एक्सेप्ट करो अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है यार। एक्सेप्ट नहीं करोगे फिर तो कभी भी अपनी गलतियों को हमेशा इग्नोर करते आओगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ऑफलाइन बेटर रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन से अगर आप डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हो, नहीं तो अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो दोनों ही बराबर है, जो मर्जी ले लो। और ऑफलाइन अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। 200 रुपए तक तो यार शायद मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर फार्मर हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो हमारे भी इतनी इनकम नहीं थी, तब भी मैं 200 रुपए तक तो दे सकता हूं आई थिंक मंथ के, ठीक है। तो आप अगर उसको ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है होगा फॉर्म का, उसको आप फिल करके आगे अपना कर लेना। पहले एक बार रीड कर लेना उसके जो भी फीचर है, उसके बाद डिसाइड करना। आगे बात करें टारगेटेड मार्क्स, कि भैया कितने मार्क्स का टारगेट रखें, क्या टारगेट हो, कि हम पहले क्या टारगेट रखें। जैसे एक टारगेट होना चाहिए ना यार, वही तो हमें एक मोटिवेशन देता है, कि जैसे आपके मान लो आपका टारगेट है 180, तो 180 है, तो अगर आपके टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 130, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है ना कि नहीं यार अगली बार 140 तक जाना है, उसके बाद अगली बार 150 तक जाना है। तो टारगेट होना बहुत जरूरी है। टारगेटेड मार्क्स क्या रखें, देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूं। अगर आप अभी 0 पे भी हो, आप अगर 0, वैसे कोई भी 0 पे नहीं होगा, वो बस आपका एक इमोशंस में आ जाते हो आप, लेकिन 0 पे तो कोई भी नहीं होगा,
ठीक है, इतना तो पता होगा कि काइनेमैटिक्स नाम का एक चैप्टर है, एनएलएम नाम का एक चैप्टर है, इतना तो पता होगा। काइनेमैटिक्स के अंदर इतना तो पता होगा कि प्रोजेक्टाइल नाम का एक टॉपिक है। जब इसको सॉल्व करना ना आता हो लेकिन पता तो होगा, तो जीरो पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन तब भी मैं आपको कह सकता हूं कि आप इसको अचीव कर सकते हो। आपका टारगेट ये रहना चाहिए 180 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए। 200 प्लस नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि फिर थोड़ा डीमोटिवेट कर देता है सुनने वाले को कि 200 प्लस भैया, अभी तो 100 भी नहीं आ रहे हैं, आप 200 प्लस की बात कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने 180 प्लस लिया। 180 प्लस या स्कोर कर सकते हो आप एक अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो 180 प्लस आपका यार टारगेट होना चाहिए। 180 प्लस के अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट रखोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, आप अपना मैक्सिमम दे भी पाओगे। और अगर किसी का 180 पहले ही आ रहा है तो उसको आप 20-30 मार्क्स इंक्रीज कर दो। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बात करें बैकलॉग्स की। मेन प्रॉब्लम आती है कि भैया बैकलॉग्स को कैसे कवर करें, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बैकलॉग्स को कैसे कवर करें। तो देखो यार बैकलॉग्स क्या है, देखो बैकलॉग्स की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको साथ साथ में एक तो आपका जो प्रेजेंट में चल रहा है लेक्चर्स जो आप देखते होंगे है ना, किसी कोई कोर्स ज्वाइन किया होगा या कोई क्लासेस चल रही होंगी आप। बैकलॉग की मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है उसको भी आप पीछे नहीं रख सकते, और जो पीछे छूट गया है, जो आपने पहले पाप कर चुके हो, उसको भी आपको कवर करना है। तो बैकलॉग कवर करने के लिए हमें अभी मतलब जो हमारा अभी जो चल रहा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहली मेन बात तो ये है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखो यार मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, बैकलॉग को आप वैसे ही कवर कर सकते हो जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको तो पूरा फोकसली करना है, उसको तो पूरा फोकसली करना है, और साथ साथ में हल्का हल्का टाइम निकाल के बैकलॉग्स को भी अपना ग्रिप में लेके आना है। देखो कैसे कर सकते हो, आपके पास एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं है ना, एक हफ्ते में आपके पास 7 दिन होते हैं, इधर लिख दें, एक हफ्ते में आपके पास 7 दिन होते हैं। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक, पहले 5 दिन की बात कर रहा हूं, मंडे से लेके फ्राइडे तक आप ऐसा करो, मंडे से लेके फ्राइडे तक आप प्योरली फोकस रखना है आपको प्रेजेंट पे, जो मतलब प्रेजेंट में क्लास में चल रहा है, जो भी क्लास में आपके लेक्चर चल रहे हैं उस पे ध्यान देना प्योरली। बैकलॉग के बारे में कुछ नहीं सोचना, मंडे से फ्राइडे तक कुछ भी नहीं सोचना। आप यार 8-10, मैं मान के चल रहा हूं आप 8-10 घंटे स्टडी कर रहे हो, इतनी करनी होगी यार, लास्ट टाइम में इतनी करनी होगी। अब टाइम ज्यादा नहीं रह गया, अगर आप सोच रहे हो कि ज्यादा रह गया, बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, 8 से 10 घंटे आपको स्टडी करनी होगी। तो मंडे टू फ्राइडे आप जो अभी करंटली चल रहा है उसी में पूरा फोकस करोगे, और लेक्चर्स को या जो क्लास में चल रहा है उसको ध्यान से सुन लेना। लेक्चर्स को अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो जिस चीज को करने में, अगर आप लेक्चर सुनने के बाद अगर उसको करने में, खुद से करने में अगर 2 घंटे लगते हैं, तो अगर आप लेक्चर्स को ध्यान से नहीं सुनोगे तो वही चीज आपको करने में 8 से 9 घंटे लगेंगे, 3-4 गुना टाइम लग जाता है, होता है यार ऐसा। ठीक है, तो लेक्चर्स को जितना ध्यान से सुनोगे उतना टाइम आपका बचेगा। लेक्चर्स पे अपने टीचर पे पूरा बिलीफ रखना, कभी भी डाउट ना करना कि यार वो टीचर ज्यादा अच्छा था, मैंने जो ज्वाइन किया वो गलत था, ऐसा कभी भी ना रखना। ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी क्लास में से देखना कोई ना कोई एयर रैंक, कोई अच्छा सा तगड़ा सा रैंक लेके निकालेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना। अपने आप पे बस ऐसे कोई वो इशू ना बनाना है ना, अपने आप को ही बस एक इशू बनाते जा रहे हैं, वो ना करना। मंडे से फ्राइडे तक आप प्रेजेंट वाला काम करोगे, उसके बाद सैटरडे संडे जिसमें ज्यादातर छुट्टी भी होती है अपनी है ना, क्लासेस से थोड़ा ओवर भी होता है, संडे को तो होता ही होगा, सैटरडे को कईयों का होता होगा, कईयों का नहीं होता होगा। तो सैटरडे संडे को आपको बैकलॉग पे काम करना है। इसमें भी पूरा टाइम बैकलॉग को नहीं देना है। इसमें क्या करना है, जैसे आप सपोज करो 10 घंटे स्टडी कर रहे हो, सैटरडे संडे को तो यार 10 घंटे कर सकते हो ना, उस दिन तो आप पूरा फ्री होते हो। तो सैटरडे संडे को अगर आप 10 घंटे स्टडी कर रहे हो तो 10 घंटे में से आपको 5 घंटे देने हैं जो अभी करंटली चल रहा है, उसकी रिवीजन में या उसकी प्रैक्टिस में, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, 5 घंटे तो आपका जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको दोगे आप। ठीक है, जो 5 घंटे हैं इसको दोगे बैकलॉग में, इसको दोगे आप बैकलॉग में। हर हफ्ते 2 दिन आप 5-5 घंटे दोगे बैकलॉग के, मतलब एक वीक में आप 10 घंटे दोगे बैकलॉग को। इसी तरह संडे को भी, संडे को कई लोगों का टेस्ट होता है तो आप 5 घंटे तो टेस्ट में निकाल दोगे अपने, 3 घंटे का टेस्ट होगा, 2 घंटे की एनालिसिस, बाकी 5 घंटे आप बैकलॉग को दे दो, बाकी 5 घंटे आप बैकलॉग को दे दो उस दिन। तो आपको एक हफ्ते में 10 घंटे देने हैं बैकलॉग को। 10 घंटे दे दोगे तो आपका एक अच्छा खासा बैकलॉग कवर हो जाएगा। और प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है वो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है,
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और बैकलॉग को भी कवर करने का इस टाइम के लिए इफेक्टिवली मेथड ये है कि डिटेल 1 शॉट या 2 शॉट वीडियोस देखो, उसके बाद जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन कर लो। अभी जो बैकलॉग में चैप्टर है उनको जेई मेंस लेवल तक ही करो, जनवरी अटेम्प्ट होने के बाद उनको एडवांस तक कर लो। प्रेजेंट में जो चल रहा है उनको तो एडवांस तक ले जाओ, लेकिन जो अभी बैकलॉग में है उनको भी जेई मेंस लेवल तक ही कर लो कि 1 शॉट या 2 शॉट डिटेल आ रही है। 1 शॉट ऐसे नहीं कि बस 1 घंटे में वीडियो बना दी काम खत्म, डिटेल में होनी चाहिए। 1 शॉट 2 शॉट वीडियो देखो, ठीक है, 2-3 घंटे 3-4 घंटे में 5 घंटे में जितने में भी डिटेल में वीडियो चैप्टर के अकॉर्डिंग वेरी कर जाता है टाइम, तो 1 शॉट वीडियो देखी, 2 शॉट या मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसके बाद बस जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन कर लो। मतलब पहले एक दिन हमने देखी 1 शॉट, जो 1 शॉट की वीडियो के लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, दूसरे दिन क्या करो उस 5 घंटे में उस चैप्टर के क्वेश्चन कर लो। तो आपका हर एक हफ्ते में, हर एक वीक में एक एक जो बैकलॉग वाला चैप्टर है वो कवर होता जाएगा। तो आपके काफी बैकलॉग के चैप्टर, मतलब 20 से 25, अगर इससे ज्यादा तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए यार, 20 से 25 बैकलॉग वाले चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले पहले। और आपका प्रेजेंट तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है, ठीक है, प्रेजेंट को आप कभी भी इग्नोर ना करना, प्रेजेंट आपका पूरा फोकसली चलना चाहिए, ठीक है। तो यार इस तरीके से आप कर सकते हो कंफर्टेबल जोन में कि आपका जो अभी करंटली चल रहा है वो भी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा और आप बैकलॉग भी एक इफेक्टिव तरीके से अपना करते जाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो बैकलॉग्स का समझ आ गया यार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मैं यार 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये शॉर्ट नोट्स बना लेना। मुझे पता है अभी भी आपने नहीं बनाया होगा और आपको ये भी लग रहा होगा क्या भैया फालतू की बातें कर रहे हो, क्या जरूरत है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको 2 एग्जाम से 3-4 दिन, 2-3 दिन पहले पता लगेगा यार कि शॉर्ट नोट्स कि भूल रहा हूं कुछ, ऐसा आप मुझे मैसेज करोगे फिर कि भैया ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गया। वो इसीलिए भूल ऐसा फील होता है क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो जो आपने आज मेहनत की है वो उस दिन भी आपको याद रहेगी, उस दिन भी आपके अंदर ताजी रहेगी। नहीं तो टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज फेड होती जाएगी, टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज फेड होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, आदत डाल लो, जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसी दिन उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको कर लो यार, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट दो। टेस्ट से बहुत लोग डरते हैं, टेस्ट देना ही नहीं चाहते कि टेस्ट दूंगा मार्क्स कम आएंगे, पेरेंट्स के पास मैसेज आएगा या कुछ पेरेंट्स को पता लगेगा या पेरेंट्स पूछेंगे तो उनको बताऊंगा तो डांट खाऊंगा, इसलिए टेस्ट ही नहीं दूंगा। क्या पेरेंट्स को कह दूंगा भी टेस्ट हो ही नहीं रहे। टेस्ट से ना डरो, टेस्ट से ना डरो, टेस्ट इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। मेरे भी -4 मार्क्स आए हुए हैं, -4 मार्क्स आए हुए हैं मेरे जेई मेंस के एक टेस्ट में। तो अगर उस दिन मैं डर जाता तो आज मैं इधर ना होता। टेस्ट को एज ए इंप्रूवमेंट के तौर पे लो कि अगर यार जैसे मान लो मेरे अगर किसी टेस्ट में 300 में से 20 नंबर आए तो उसको एक एटीट्यूड बनाओ, ईगो पे लो उसे, ईगो पे लो उसे कि यार 20 नंबर कैसे आए मेरे, क्या मेरा पोटेंशियल इतना ही है, अगली बार तो मैं 40 नंबर तो लेके रहूंगा। उसको बस इस तरीके से लो। अगर ये लोग यार 20 नंबर आए अब नहीं हो सकता कुछ, तो फिर कभी कुछ कर भी नहीं पाओगे। हर एक चीज के 2 थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग, और डिपेंड आप पे करता है आप किसको लेते हो, किसको कंज्यूम करते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखना यार, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट देना तो काम आपका अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे यार डाउट्स थे मेरे अकॉर्डिंग, जो आपके मैक्सिमम जो चीजें माइंड में आ रही होंगी वो मैंने सोल्व कर दी हैं। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर उस डाउट का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में पॉसिबल हुआ तो मैं दे ही दूंगा, नहीं तो यार अगर बहुत ज्यादा पर्सनल हुआ डाउट फिर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ही ज्वाइन करना होगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती हैं, इंडिविजुअली उसका डाउट करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं मैक्सिमम कमेंट सेक्शन में डाउट कर दूंगा सोल्व। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो यार आपके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज रहेगी, आप ज्वाइन करना चाहते हो कर लेना, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, ए ब्लॉक क्लियर है, ये सारे डाउट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब मैं कुछ लेके आया हूं, फिजिक्स में एक ब्लॉक है, एक मैथ का ब्लॉक है और एक केमिस्ट्री का ब्लॉक है। ये 3 ब्लॉक मैं उनके लिए लेके आया हूं यार जिनके अभी मार्क्स 180 से कम आ रहे हैं, 180 से या 150 से कम मान सकते हो आप, 150 से कम जिनके मार्क्स आ रहे हैं। और पहले इन 3 ब्लॉक को करो, पहले इन 3 ब्लॉक को करो, बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में लेके आया हूं। ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख के ले आया कि बस बुक खोली और आंख बंद करके लिख दिया कुछ भी ऐसे ही।
बिल्कुल बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में ले आया हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या कि सबसे पहले आप यही चैप्टर करो फिर इसको करो, ऐसा नहीं कि कोई भी पहले इसको कर लिया फिर इसको कर लिया। इस तरीके से करोगे तो आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो तीनों ब्लॉक हैं, इस जैसे मैथ का ये ब्लॉक है तो ये मैथ का आपने ब्लॉक कंप्लीट कर लिया तो आपके 95 परसेंटाइल इजीली क्रॉस हो जाएगी। 99 जाने के लिए पहले 95 तो क्रॉस करनी होगी ना, सीधे ही 99 पे जंप नहीं मार पाएंगे। जब 95 प्लस क्रॉस करेंगे तभी एक मोटिवेशन मिलेगी, हाँ आप 99 तक जंप मारते हैं। ए ब्लॉक आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर ले जाएगा, ठीक है, 95 परसेंटाइल से ऊपर ले जाएगा। और ये जो ब्लॉक में मैंने जो चैप्टर लिखे हैं ये ज्यादातर इजी चैप्टर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आने वाले चैप्टर वही लिखे हैं, कुछ लेंथी भी मतलब ज्यादा, और कोशिश किया कि छोटे भी हो चैप्टर। कुछ बीच में लेंथी चैप्टर भी हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया, ये सारे लेंथी चैप्टर भी हैं। लेकिन ये बेसिक चैप्टर है यार, ये बेसिक्स है। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको नहीं आता है तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक याद करनी होगी। इसी तरह मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी एक बेसिक चैप्टर है आपका, बहुत इजी चैप्टर है, लेंथी है लेकिन इजी बहुत है। तो यार ए सीरियल ऑर्डर है जिसको मैंने एक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया है कि पहले अगर आप फिजिक्स में आप कर रहे हो, जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पहले सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, ऐसे सीरियल ऑर्डर पे जाते जाओ, इधर तक खत्म करो। जब ये ब्लॉक खत्म हो जाए उसके बाद जो चैप्टर आते हैं, जो इसके अलावा जो चैप्टर्स आपके फिजिक्स में है उसको उसके बाद खत्म करने का सोच लेना। ये तीनों ब्लॉक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके मैथ में भी 95 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगी, इधर भी 95 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगी, इधर भी आपकी 95 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगी। ये मैथ में तो यार सारी चीजें मैं करा चुका हूं, क्या नहीं कराया है मैंने, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराया है बस अभी, बाकी हर एक चैप्टर में डिटेल वे में विद लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना, प्लेलिस्ट बनी होगी मैथ जेईई मेंस के ऊपर, उस पर आप देख लेना। केमिस्ट्री पूरी करा चुका हूं, दो चीजें रहती हैं बस, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें भी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी 2 लेक्चर ले चुका हूं, 2 रहते हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। पी ब्लॉक में भी 2-3 लेक्चर रहते हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। बाकी केमिस्ट्री में तो सब कुछ करा चुका हूं, पूरा A to Z करा चुका हूं, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता हो तब, ठीक है। जिसका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है उससे स्टडी करो यार, मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे ही देखो, मुझे आपकी बस रिजल्ट से चाहिए, मुझे आपका रिजल्ट अच्छा चाहिए। आप जहां मर्जी से देखो, मुझे क्या लेना देना यार, ठीक है। आपके एक व्यू से वैसे ही मुझे कुछ नहीं मिलेगा और ना मैं लेना भी नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जहां मर्जी से करो, जहां आपको अच्छा लगता हो, जहां आपको बिलीफ होता हो, आपको विश्वास आता हो कि हाँ यार ये बंदा मेरा जेईई क्रैक करवा सकता है, उधर से करो बस, ठीक है। कहीं से भी करो, सब अपने ही है यार। सारी यूट्यूब में जितने भी टीचर्स हैं सब हम एक फैमिली है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है इधर। टीचर्स के बीच में कभी कंपटीशन नहीं होता, क्रिएटर्स के बीच में हो जाता है। हम क्रिएटर्स नहीं है यार, टीचर हैं। हमको कभी भी कंपटीशन के अंदर ना लेके आओ, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह आप फिजिक्स में भी ये कर लो, ठीक है, फिजिक्स में भी ये ब्लॉक कर लेना, केमिस्ट्री मैथ में आला, केमिस्ट्री में आला, और इसी ऑर्डर से करना यार कि पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट किया, फिर एरिया अंडर कर्व किया, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग किया। ये जो ऑर्डर बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी हो किसी भी चैप्टर में, ठीक है, किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम खास ना फेस करनी हो, क्लियर है। और ये चैप्टर इजी भी है रिलेटिवली बाकी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो एक थी यार ओवरऑल बात मेरे तरफ से जो जेईई 2022 पे हम कर सकते थे, ठीक है। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपके सारे डाउट मैं सोल्व कर पाऊं। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर पर्सनल ना हुआ ज्यादा तो मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा, और अगर आपको 2 दिन तक रिप्लाई ना आया तो समझ जाना यार वो पर्सनल ज्यादा है, उसके लिए आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम ही ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यही मैं यार लास्ट में जाते जाते यही उम्मीद रखता हूं कि आप अपना बेस्ट दोगे, अपना मैक्सिमम दोगे, और अपने फैमिली को अपना एक रॉकिंग रिजल्ट, या जब रिजल्ट कार्ड, एक अच्छा रिजल्ट कार्ड हम अपने पेरेंट्स के हाथों में रखते हैं ना, उस टाइम जो फील होता है, जो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, उसका फील ही अलग होता है यार। और उस टाइम अपने फैमिली के फेस देख के जो हमारे अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, गूस बम्स, पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। तो यार उस मोमेंट को लेके आओ, उस मोमेंट को लेके आओ, यही आशा रखूंगा कि आप अपना मैक्सिमम दोगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। मिलते हैं किसी एक और नवी वीडियो में, अभी अपने पास टाइम है तो बीच बीच में मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपना मैक्सिमम 100% आपको देना है, IIT से नीचे नहीं सोचेंगे,
क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो नोट करने का टाइम ना मिला हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं चलता हूं यार, मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। अगर कोई एक वीडियो आप चाहते हो किसी और पे बनाने पे, अच्छा इसमें अभी बुक्स के बारे में बात नहीं की ना इस चैप्टर में, मैं इस लेक्चर में अगर आपको बुक्स के बारे में पता करना है तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा, आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो इसको मैं वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो।